हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWB पर स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो चैप्टर नंबर 5 का बचा हुआ एग्जाम्पल है। हालांकि आपको पहले वाले लेक्चर में जो है एग्जाम्पल का 1 से लेकर के 8 तक का सलूशन करा दिया गया है और आज जो है और बाकी जितने भी मतलब इसमें बचे हुए प्रश्न हैं इन सभी को हल करा दिया जाएगा। यदि आप देखेंगे तो इसमें प्रश्नों की संख्या 9 से लेकर के 16 तक दिया गया है। इन 16 प्रश्न जितने भी दिए गए हैं सभी का हल कराया जाएगा। अब इसमें आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो इंट्रोडक्शन है वही इस चैप्टर का सबसे मेन कॉन्सेप्ट होगा। यदि आप उसे देख लेते हैं तो जितने भी सूत्र हो गए, जितने नियम हो गए, जैसे सार्वंतर कैसे निकालें, प्रथम पद क्या है, प्रथम पदों के लिए योगफल का सूत्र, n पदों के लिए योगफल का सूत्र, 20 पद दिए गए हैं तो 23वां पद, जितने भी निकालने के तरीके अथवा जो रूल्स हैं उसको हमने उसी लेक्चर में पूरा डिस्कशन कर लिया है। अब इसमें आपको क्या मिलेगा कि एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उसका सलूशन। चलिए तो हम लोग देर ना करते हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न में पहले क्या दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं दिया है 9वां प्रश्न, 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब एक व्यक्ति कोई होगा, ये मान लिया जा रहा है 1000 रुपए उसके पास में है और वह 8% का जो ब्याज है उसके साथ में जो है उसे क्या करता है, निवेश मतलब कहीं पर लगाता है, कहीं पर पूंजी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। अब बताना है कि जब 1 वर्ष बीत जाएगा तो बताइए कितना ब्याज होगा, और फिर जब ब्याज जो रहेगा फिर आगे ऐसे बढ़ता हुआ हमेशा जाएगा। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? तो ये भी बताना है कि जो प्रत्येक वर्ष का ब्याज 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ऐसे जाएगा, क्या ये सभी ब्याज मिल करके एपी बनाएंगे? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बता दिया गया कि जो 1000 रुपए है किसी भी जगह पर निवेश जब किया जाता है तो जो पैसा निवेश किया जाता है उसी को ही मूलधन कहा जाता है और मूलधन को जो है हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मूलधन, और मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं तो P के बराबर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा P बराबर सीधे 1000 रुपए हो जाएगा। अब इसमें आप यदि देखेंगे तो जो यहाँ 8% दिया है वार्षिक, मतलब 1 साल में जितना रुपया 1000 है इसी पर 8% की ब्याज लगेगी। तो ब्याज को हम लोग रेट यहाँ यहाँ पर वार्षिक ये दर लग रहा है तो दर को यहाँ रेट लिखेंगे, R बराबर हो जाएगा 8%। अब इसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान दें, प्रत्येक वर्ष मतलब पहले आपका ये पहले लिए निकालेंगे 1 साल, n का मान 1 रखेंगे, दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे n बराबर 2, या फिर आप t बराबर भी लिख सकते हैं, t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, और अंतिम में क्या कहा है, ब्याज निकालना है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर ब्याज निकालने का सूत्र होता क्या है। ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, और उसके बाद में ये सूत्र जब आपको याद रहेगा तो समय के स्थान पर हमने मान लिया तो नहीं है, लेकिन जब पहले वर्ष की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पर 1 रखेंगे और उसके बाद में 2 रखेंगे, इसके बाद में 3 रखेंगे। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो सूत्र आपको ये मिलेगा, साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P गुणे R गुणे T बटे में 100। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ समय जो है 1 वर्ष के लिए है, तो समय जब 1 वर्ष के लिए है तो पहले बार हम लोग T का मान 1 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज, पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज को जो है यहाँ पर आप मान निकाल सकते हैं, और ये मान तभी आपका निकलेगा जब यहाँ पर आपको जो है लिखाना पड़े PR इंटू T का मान जब रखेंगे। तो ध्यान रहे आपको कि जो आपका P का मान है वो दिया गया है 1000,
यहाँ पर आर है, आर का मान दिया गया है 8, टी जो आपका टाइम है तो पहले वर्ष के लिए है, इसलिए हम लोग 1 रखेंगे और बटे में यहाँ हो जाएगा 100। चलिए आप देखेंगे 0 से 2 0 यहाँ कटेगा, 10 का 8 में गुणा कराएंगे सीधे मिल जाएगा 80 रुपये। अर्थात एक वर्ष में जो 1000 रुपये पर 8% की दर लग रही है वह 80 रुपये मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगले वर्ष का मतलब दूसरे वर्ष का हम लोग निकाल लें, तो दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो वहां पर टी का मान 2 रखना पड़ेगा, ऐसे तीसरे वर्ष के लिए 3 रखना पड़ेगा। तो आप ये देखेंगे एक वर्ष में जब 80 रुपये ब्याज बढ़ रहा है तो अगले वर्ष भी मतलब 1000 पर 80 रुपये बढ़ेगा, अगले वर्ष भी 1000 पर 80 रुपये ही बढ़ेगा, क्योंकि ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि जितना रुपया 1000 था फिर ये 80 जोड़ करके फिर उस पर ब्याज लगेगा, ऐसा नहीं है। केवल 1000 पर ब्याज लग रहा है और प्रत्येक वर्ष कितना लगेगा 80 रुपये। तो जब इसमें 80 है अगली बार लगेगा 160, दूसरा साल मिला करके टोटल, और ब्याज की मात्रा अगले साल में चलेंगे तो हो जाएगा इनका 240। तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आप ये देख पा रहे हैं 80-80 रुपये जब प्रत्येक वर्ष बढ़ेगा तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सूची बनाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे ब्याजों की सूची, ब्याजों की सूची बराबर हो जाएगा, पहले तो 80 मिला है, आगे आपको क्या मिलेगा 160, क्योंकि दूसरे साल के लिए 160 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए 240 हो जाएगा, इसके बाद चौथे साल के लिए 320 हो जाएगा, ऐसे आपका आता ही रहता रहेगा। अब ये आप देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि इसे इस तथ्य को जो है पहले एपी में सेट करिए, और एपी में ये भी कह रहा है जो सूची मिल रही है उसे एपी है कि नहीं ये भी चेक करके आप बताइए। तो चलिए हम लोग चेक कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं ये D1 निकाल लिया जाए पहले। तो D1 निकालने के लिए 160 में से 80 को घटाएंगे, 160 माइनस 80, तो यहाँ देखेंगे बराबर आपको मिल जाएगा 80। ऐसे D2 जब हम लोग निकालेंगे तो 240 में से 160 को घटा देंगे, 240 माइनस 160, यहाँ पर आ जाएगा 80। अब आप ये देख लिए हैं कि D1 का जो मान है वह D2 के बराबर है, अतः आप ये कह सकते हैं अतः यह AP में है। चलिए AP में तो हमने सिद्ध कर दिया। अब ये भी लाइन यहाँ पर कहा है इसी तथ्य यदि ऐसा है कि यदि ये AP में हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज परिकलित कीजिए। मतलब जैसे पहले वर्ष का दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 30वें साल में कितना उनको जो है ब्याज देना पड़ेगा 30 वर्ष तक। ऐसी स्थिति में आप इसे मानिए n बराबर 30, तो n बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 30 वर्ष, और यहीं पर फार्मूला आप लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यदि आप ये देखें an का मतलब हो जाएगा a प्लस 30 बराबर में a का मान कहाँ से निकलेगा, जो आपका सूची है वही सूची AP बन गया है, और AP में जब प्रथम पद आपका होगा तो प्रथम संख्या होती है, तो a बराबर आपका 80 मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा 80 प्लस n का मान हो जाएगा 30 माइनस 1 गुणे में d का मान दिया गया है, और d का मान जो आएगा वह 80 ही रहेगा। तो यहाँ पर a 30 बराबर आएगा 80 प्लस 29 गुणे में 80। चलिए 80 यहाँ हो गया, गुणा कराइए 0 हो गया, यहाँ पर 8 9 72 हो जाएगा, 7 हासिल, 8 दूना 16, 23 हो जाएगा ये। अब इसमें आप क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, 2400 आएगा। अर्थात जब ये 30 साल बाद में देखेंगे तो इनका जो ब्याज बढ़ करके आएगा वह हो जाएगा कितना, 30 सालों के बाद में 2400 मिल जाएगा। तो अब आप क्या करिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि पहला प्रश्न है ये आपका समाप्त हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा, अब इसे इरेज कर दिया जाए। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। आप लोग अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से बनाए रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब में आ रहा है, और यदि आपने तैयारी बनाई है तो आपका जो नंबर है बहुत ही अच्छा आएगा।
और उसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए आप जितने भी प्रश्न होंगे, जितने भी चैप्टर आपके होंगे, उन सभी को समय समय पर आप रिवाइज करते रहें, जो भी पीछे हो चुके हैं। बाकी इधर जो आगे चल रहा है, हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी हो, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस के कारण क्लासेस नहीं चल पाई थी। अब इधर आपका लगभग रेगुलर में हो जा रहा है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न नंबर 10 को। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। मतलब क्यारी बनाई गई है फूलों की और उसमें गुलाब बैठाया गया है। उसमें कहा गया है कि 23 गुलाब पहले वाले में लगाया गया, दूसरी में 21 गुलाब, तीसरी में 19 और इसके बाद में ऐसे आगे लगा हुआ है। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब लगे हैं। मतलब ऐसे आपका 23, फिर 21, फिर उसके बाद में 19, ऐसे और भी बीच में लगे हैं और अंतिम में जो क्यारी बच रही है अंतिम पंक्ति में, वहां पर 5 गुलाब को लगाया गया। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, बताना है कितनी लाइनें वहां पर होंगी। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर ये चीज मिल गया है कि ये घटते हुए चल रहा है कि पहली क्यारी में 23 है, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 दिया गया है। तो ऐसे कितना अंतर आ रहा है उसको हम लोग ये देखें तो गिन करके भी हम लोग आंसर निकाल लेंगे। 23 में से 2 घटाएंगे 21, 21 में से 2 घटाएंगे तो 19। अब 19 से 2 घटाते चलिए और देखिए कितनी बार घटाने के बाद सीधे 5 ये मिल जाता है, तो वहां पर भी आप उत्तर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग सामान्यतः श्रेणी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 10वें नंबर में इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप एपी यहां से तैयार कर सकते हैं कि यहां पर आपका मिलेगा एपी बराबर, या फिर क्यारी में लगे पौधों की, ऐसे बना दिया जाए, क्यारी में लगे गुलाब के पौधों की संख्या या फिर सूची कह दीजिए। सूची हम लोग एक तैयार कर ले रहे हैं। सूची बराबर, तो ये क्रम से आपका है ही 23, इसके बाद 21, इसके बाद में 19, इसके बाद डैश डैश यहाँ हो जाएगा, अंतिम में आपको मिलेगा 5। अब इसमें आप ये देखेंगे कि प्रथम पद दिया गया है ए बराबर यहाँ 23 हो जाएगा। डी का मान यहाँ से 21 माइनस 23 तो घटा देंगे, यहाँ पर आएगा -2। इसके बाद में अंतिम में दिया गया है an और an का मान जो है 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें आपको n का मान फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि कितने क्यारी में कुल पंक्तियां होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ सूत्र लगाएं, an बराबर जो दिया गया है 5, an के जगह पर फार्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी और बराबर हो जाएगा 5। a का मान हो गया 23 + n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा यहाँ से निकल करके -2 और बराबर यहाँ मिलेगा 5। हो जाएगा n-1 इंटू -2 बराबर मिलेगा 5 - 23। यहाँ से हो जाएगा n-1 इंटू -2 बराबर 5 में से 23 को घटाएंगे -18 आ जाएगा और यहाँ आगे मिलेगा n-1 बराबर -18 बटे में -2 ये कट जाएगा, n-1 बराबर में 9। फिर पक्षांतर करेंगे, n बराबर हो जाएगा 9 + 1, n बराबर यहाँ से आएगा 10। अर्थात इसका मतलब है कि n का मान 10 जो आया है वही क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या दी गई है। इसमें जो है कि ये 10वें नंबर पर 10वीं पंक्ति में जो है 5 गुलाब के पौधे लगे होंगे। अब इसमें आप प्रश्न नंबर 11 की ओर चलें। पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। और 11 में आपका सीधे एपी दिया गया है और 22 पदों का योगफल ज्ञात कर लेना है। ये तो आपका और भी इजी हो जाएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। अब आप चलिए सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर। और 11 में जो है सीधे जो एपी दिया गया है उस एपी को लिखने के बाद आप उसमें से ए, डी और कितने पदों का निकालना है n का मान, उसे आप पहले प्राप्त कर लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे कि जो 13वां प्रश्न है एपी दिया गया, तो यहाँ लिखेंगे एपी बराबर, एपी में क्या दिया है 24, फिर इसके बाद में 21
18 कॉमा डैश डैश और इसके सॉरी 8 3 है। ये आपका प्रश्न नंबर दूसरा उतर जा रहा था। पहले 8 है, फिर इसके बाद 3 है, -2 है, डैश डैश इसके बाद है, और ये कहाँ है 22 पदों का योगफल, अर्थात 22 पद होने चाहिए। तो अब इसमें आप देखें कि जब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे इस AP से, तो जो A का मान है वही प्रथम पद कहलाता है, और वही आपका A बराबर आ जाएगा 8। यहाँ से D बराबर हम लोग दूसरे में से पहले को घटाएंगे, 3 में से 8 को घटाएंगे, सीधे यहाँ पर मिलेगा 5, और यहाँ पर n का मान हो जाएगा 22। फार्मूला हम लोग निकालेंगे, अर्थात ये कहा गया है S22 का मान बताइए, अर्थात 22 पदों का योगफल क्या होगा। यस मतलब सम। चलिए फार्मूले को आप लगाइए। SN बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D। मान रखिए S22 बराबर n के जगह पर 22 अपान में 2, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे A का मान 8 प्लस n का मान यहाँ आप रख दीजिए 22 माइनस 1 गुणे D का मान हो जाएगा -5, और यहाँ पर 2 से 22 को काटेंगे तो हो जाएगा 11, यहाँ पर 2 8 हो जाएगा 16, प्लस 22 में से 1 को घटाएंगे 21, और 21 का गुणा यहाँ -5 में कराएंगे तो यहाँ -105 आ जाएगा सीधे। 21 बन जाए 105 होता है। फिर इसके बाद में क्या करिए, आप यहाँ पर 11 गुणे घटा दीजिए, तो 16 में से आप घटाएंगे इसको तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या कि 15 में से 6, तो यहाँ 15 में से आप 6 घटाएंगे तो या तो फिर देखिए ये भी कि छोटे में से बड़े को घटाना है, तो छोटे में से जब बड़े को घटाना है तो आगे माइनस पहले लगा दीजिए। अब आप देखिए 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 हो गया, 15 में से आपको 6 घटाना है तो 9 6 15 होता है, तो यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ आपका रहेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8। अब आप क्या करिए गुणा, तो माइनस आगे ऐसे रहने दीजिए, 11 9 हो जाएगा 99, 9 हासिल हो जाएगा, 11 8 88, 2 90, 7 97, अर्थात आपको यहाँ पर मिलेगा 979। ये आपका S22 का मान हो जाएगा, जो कि 22 पदों का जो है ये योगफल हो जाएगा। क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 8 पहले प्लस में, फिर प्लस है 3, इसके बाद ये घटता जा रहा है, और कितना कितना घटेगा -5, ये आगे बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए जो जाएगा माइनस में संख्या ज़्यादा होगी 22वें नंबर तक, इसीलिए इसका जो योगफल आएगा यह आपका हो जाएगा -997। चलिए ये आपका हो गया। आगे हम लोग एक प्रश्न को और हल कर लें। दिया है यदि किसी AP के, हाँ या इधर से दिया गया है, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो AP के प्रथम 14 पदों का योगफल दिया गया है, तो इसका मतलब हो जाएगा S14 बराबर दिया गया है 1050, और यहीं से ही आप n का मान कह सकते हैं, ये 14 हो जाएगा, 14 पद है। और यहाँ कहा प्रथम पद मतलब A का मान 10 हो जाएगा, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है, इसका मतलब A20 का मान निकालना है। अब यहीं से फार्मूला लगाइए, हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू D, और बराबर ये 1050 मान रहेगा। n का मान आप रखिए 14/2, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस यहाँ आएगा 14 माइनस 1 इंटू D, और बराबर में सीधे मिल जाएगा 1050। 2 से 14 को काटेंगे 7 बार जाएगा, तो 7 ब्रैकेट में 2 दहाई 20 प्लस 14 में से घटाएंगे 13 D हो गया, बराबर में आएगा 1050। यहाँ से इसको क्या करिए, 7 ये दोनों ब्रैकेट के अंदर संख्या के गुणे के रूप में है, 7 को पूरे को पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 13 D बराबर 1050 बटे में 7, इसको कट करिए तो 7 से काटेंगे तो 7 का नम 7 हो जाएगा 3 35, 7 पचे 35, 0 आ गया है। 20 प्लस 13 D बराबर 150, यहाँ से
13D बराबर मिलेगा 150 माइनस में 20, 13D बराबर आएगा 130 और D बराबर जब निकालेंगे 130 बटे में 13 कट करके D का मान आ जाएगा 10। तो अभी ये D का मान निकला है, लेकिन कहा ये गया है कि A20 निकालने के लिए, चलिए यहीं पर जगह है निकाल लिया जाए। A20 बराबर हो जाएगा कि 20 पदों के लिए निकालना, फार्मूला बनेगा A प्लस 19D। A का मान यहाँ पर दिया गया है पहले से ही 10, तो ये 10 हो गया प्लस 19 गुणे D का भी मान यहाँ पर दिया गया है 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 19 दाएं में 190 और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 200 आएगा, मतलब जो 20वां पद है वह आपका 200 हो जाएगा। चलिए अब आप दोनों का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब इसमें आपका प्रश्न नंबर जो है 12 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 13 की ओर चलते हैं। 13, 14, 15, 16 आप देखेंगे लगभग हम लोग आधे प्रश्न को हल करने वाले हैं। अभी आधा प्रश्न, इसके बाद में ये खत्म हुआ तो आधा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया है इसमें कि एपी तो दे दिया है, जैसे आपका प्रश्न नंबर 11 था। एपी दिया है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। मतलब एस एन का मान दिया है, लेकिन एन का मान पूछा भी है कितने पद, मतलब एन निकालना है कि जो ये एपी बनी हुई है इसमें कितने पद लिए जाने चाहिए कि सभी को जोड़ने के बाद जो योगफल मिले वह 78 होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर क्या किया जाए, जो ये मान दिया गया है एपी, इसी को हम पहले लिख लेते हैं। एपी बराबर हो जाएगा 24, 21, 18 कॉमा डैश डैश दिया है। यहाँ जितना ये मान मिला है इससे हम लोग ए और डी का मान निकाल सकते हैं। तो ए और डी का मान निकाल लीजिए। ए बराबर हो जाएगा 24 और डी का मान निकालेंगे 21 माइनस 24, ये निकल करके आएगा -3। जो दिया गया है वह योग है, योग का मतलब हो गया, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। योग दिया गया है एस एन बराबर में कितना है 78। चलिए 78 दिया गया है। अब एस एन के नीचे इसका सूत्र बनाइए, हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में यहाँ पर मिलेगा आपको 2a प्लस n-1 इंटू हो जाएगा d, और इसके बाद में यहाँ पर बराबर आप 78 को लिख लीजिए। n का मान जो है नहीं पता, यहीं से निकालना पड़ेगा। तो n/2 या क्या करिए 2 का गुणा यहाँ आप करा लीजिए पहले। चलिए 2 का गुणा करा देते हैं। तो 2 का गुणा इसमें जब कराएंगे तो n बचेगा यहाँ 2 गुणे a का मान ये पता है 24 प्लस n-1 इंटू डी का मान पता है -3 और बराबर में 78 गुणे में यहाँ हो जाएगा 2 का तिर्यक गुणा हमने करा दिया। अब इसके बाद में n ब्रैकेट में 24 दूना हो जाएगा 48, यहाँ पर गुणा कराइए -3 का n में -3n, -3 -1 हो जाएगा +3 और बराबर में मिलेगा 2 8 16। इसके बाद 1 हासिल 2 7 14 1 15, 156 हो गया। अब इसके बाद में n यही रहने दीजिए और उसके बाद इसके अंदर वाले को सॉल्व करिए। 48 और 3 51 हो जाएगा 51 माइनस 3n और ब्रैकेट बराबर में 156। यहाँ से गुणा कराइए n का तो 51n माइनस 3n स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 156। यहाँ से क्या करेंगे, हो जाएगा पहले 3n स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर रहे हैं, 3n स्क्वायर माइनस 51n और ये आपका वैसे ही बना रहेगा 156 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका क्या करिए गुणनखंड, तो हमने ज़्यादा समय नहीं लगे इसलिए गुणनखंड पहले से ही करके रखा हुआ है कि जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा समय वेट नहीं करना पड़े। इसका गुणनखंड करने पर हमें मिला है जो है 39 और 12 का, तो ये हो जाएगा सीधे 3n स्क्वायर माइनस 39 प्लस 12 इंटू n प्लस हो जाएगा 156 बराबर में
0 मिलेगा 3n² माइनस 39n माइनस हो जाएगा 12n प्लस 156 बराबर में 0। चलिए गुणनखंड है। अब इसमें क्या करिए 3n कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर जब 3n कॉमन होगा तो यहाँ मिलेगा n माइनस 13 क्योंकि 13 तिया 39 माइनस यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे तो n माइनस बचेगा 13 बराबर में 0। तो दोनों ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं सेम है तो n माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 3n माइनस में 12 बराबर में 0। तो हम लोग क्या करेंगे दोनों ब्रैकेट के बराबर 0 तो पहले इसके बराबर करेंगे तो n बराबर 13 उत्तर आ जाएगा 1 और दूसरी स्थिति में 3n माइनस 12 बराबर 0 है 3n बराबर आएगा 12 है और n बराबर 12 बटे में 3 कट जाएगा n बराबर आ जाएगा 4। तो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। मतलब n का जो मान है वह 13 हो जाएगा या फिर 4, दोनों स्थितियों में जो है ये मान आपको 78 योगफल के रूप में मिल जाएगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। चलिए उम्मीद है आप 13 समझ पाए होंगे अच्छे से। अब इसके बाद में 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए 14 अब देखिए क्या दिया गया है। और हालांकि ये भी आप जो है सल्यूशन यदि अगला करना चाहते हैं अपने मन से तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, रोकने के बाद पहले हल कर लीजिए, फिर इसके बाद इसे हमारे सल्यूशन से मैच करा लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या दिया गया है। 14 में आप देखेंगे तो लिखा गया है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का योग ज्ञात करने के लिए कहा है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब 1000 धन पूर्णांक का योगफल कितना आएगा ये कहा है। प्रथम n धन पूर्णांक, तो जैसे 1000 धन पूर्णांक निकालेंगे वैसे n धन पूर्णांक निकाल लेंगे। चलिए तो इसके लिए हम लोग पहले बनाते हैं क्योंकि धन पूर्णांक की बात कहा है तो हम लोग जो एपी बनाएंगे 1 2 3 4 5 करके लास्ट में आपका हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर एक एपी तैयार कर लेते हैं इसके लिए 14वें के लिए। और एपी यहाँ से जो है वह हो जाएगा 1 2 3 4 और डैश डैश अंतिम में मिलेगा 1000। चलिए मान हम लोग निकालते हैं। इसके पहला विकल्प है इसका a बराबर 1 आएगा, d बराबर 2 माइनस 1 और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये पहले से ही एपी में दिया है तभी ये योगफल पूछा है, नहीं तो यदि एपी में नहीं होता तो पहले ये कहता कि बताइए क्या ये जो संख्याओं की सूची बनी है कि एपी में है कि नहीं, तब उसका योगफल ज्ञात करिए। और जब डायरेक्टली योगफल ज्ञात करने के लिए ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि डायरेक्टली आप यहाँ पर मान को रख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती है। आप ए डी और इस जो मान दिया है उसका। तो चलिए डी का मान तो निकाल लिया गया। अब यहाँ पर जो ये 1000 दिया है आप ये सोचिए ये किसका मान है, तो कहेंगे लास्ट टर्म है, मतलब अंतिम वाली संख्या दी गई है। तो अंतिम संख्या के लिए हम लोग यल का मान यूज करते हैं और यल का मान जो है वह 1000 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर फार्मूला आप लगाइए SN बराबर n/2 ब्रैकेट में एक फार्मूला आपको हमने बताया था a प्लस यल जब अंतिम पदों की बात के लिए आए। तो अंतिम पद के लिए इस प्रकार का फार्मूला मिलेगा। यहाँ पर क्या करिए मान रखिए यस n का मतलब कितना 1000, s 1000 इज इक्वल टू 1000 अपान में 2 और यहाँ a का मान 1 है और यल का मान 1000 ही दिया गया है। इसको कट करेंगे सीधे आएगा यहाँ पर 500 और यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा आपका 1001 हो जाएगा। चलिए क्या किया जाए, 2 जीरो को हम लोग लास्ट में लिख दें और 5 का गुणा 1001 में कराएं तो ऐसी स्थिति में मिलेगा सीधे 5005 मिल जाएगा। अब ये जो मान पूरा मिला है यही आपका 1000 पूर्ण संख्याओं का योगफल हो जाएगा या पूर्णांक का योगफल हो जाएगा। चलिए दूसरे पद की ओर आते हैं। यहाँ n धन पूर्णांक की बात कहा है तो इसका मतलब है कि जो एपी आपका तैयार होगा 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश n तक जाएगा, n ये आपका हो जाएगा। फिर आप ऐसे ही लगाइए जैसे सेम टू सेम लगा है। a का मान 1 मिलेगा, d का मान 2 में से 1 को घटाने पर 1 मिलेगा और लास्ट मतलब सबसे अंतिम में दिया गया है यल का मान n हो जाएगा। अब इसमें
फार्मूला लगाइए, यस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में यहाँ पर a प्लस यल हो जाएगा। n/2 ऐसे रहेगा, a का जो मान है 1 प्लस यल का मान n हो जाएगा। आप इसे बस ऐसे लिख सकते हैं n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपान में 2, यही आपका यस एन का मान हो जाएगा, जो कि प्रश्न नंबर ये आपका 14 का दूसरा वाला है। चलिए अब आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग 15, उसके बाद 16 और इसके बाद में आपका लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब आप चलिए 15 नंबर पर। 15 नंबर में क्या दिया गया है इसे देख लिया जाए पहले। 15 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद जो जो मान यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई हैं उन सभी को पहले नोट डाउन करिए और उसके बाद ये देखिए इसमें आखिर कौन से मान को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं या कौन सा मान इसमें दिया प्राप्त करने के लिए, तो वही प्राप्त कर लेंगे। दिया संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो मतलब 24 संख्याएं हैं उसी को ज्ञात करना है, जिसका यनमा पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। n पद भी दे दिया है और ये कहा 24 पदों का योगफल भी ज्ञात करिए, और ये भी नहीं पता पहला पद क्या है दूसरा पद क्या है। उसके लिए हालांकि निकालना जो होगा उसके लिए इतना मान ये सहायता के लिए दे दिया है कि an बराबर 3 + 2n है। तो an बराबर 3 + 2n को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी को बेस बना दे रहे हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो an बराबर ये आपका हो जाएगा 3 + 2n। चलिए तो 3 + 2n दिया गया, तो इसमें क्या करिए पहले n का मान 1 रखना पड़ेगा, मतलब कम से कम 3 पद निकालना पड़ेगा। चलिए मान निकालते हैं। तो a1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 1 बराबर में मिलेगा 3 + 2 करने में 2 जोड़ देंगे 5 आएगा। ऐसे ही a2 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 2, 3 रहेगा 2 दूनी 4, यहाँ पर मिलेगा 7। ऐसे a3 बराबर हो जाएगा 3 + 2 × 3 बराबर में 3 + 6 बराबर हो जाएगा 9। ऐसे ही और भी संख्याएं आती रहेंगी और इसी को कह देंगे ये AP बराबर हो जाएगा 5 7 9 डैश डैश, आगे ये n पदों तक चलता रहेगा। हालांकि एक चीज और कह दिया कि केवल 24 पदों तक ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि यस 24 आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए a का मान यहां से निकाल लेते हैं। a का मान दिया गया है 5 और d बराबर निकल करके आएगा 7 - 5 बराबर में 2। चलिए यहाँ पर जो ये 24 दिया है n के स्थान पे, तो n का मान आप ये जान लीजिए 24 दिया गया है। फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2। जितने भी बार यहाँ पर आ रहा फार्मूला हमेशा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए जिससे सूत्र जितनी बार भी आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट करें, डायरेक्ट में हो सकता है गलती भी हो जाए, इसीलिए सूत्र को हमेशा हम लिखते चलते हैं। इसलिए आप भी कहीं पर छोड़े नहीं, सूत्र लिखेंगे जितनी बार लिखेंगे उतनी बार दिमाग में वह याद हो जाता है चीज। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। चलिए n हो जाएगा आपका 24। मान रखिए 24 अपान में 2, यहाँ हो जाएगा 2 × a का मान 5, n मतलब 24 - 1 गुणे हो जाएगा d का मान 2। यहाँ 2 से 24 को काटेंगे हो जाएगा 22, 2 का गुणा 5 में कराइए 10, यहाँ घटाएंगे तो 23 गुणे में हो जाएगा 2, यहाँ मिलेगा 22 ब्रैकेट में 10 + 23 दूना हो जाएगा 46। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर मिलेगा 22 गुणे 46 है, 0 गलती से लग गया। अब इसमें जोड़ दीजिए 46 और 10 आपका हो जाएगा यहाँ पर 56। गुणा करा लीजिए तुरंत ही। अब गुणा जब कराएंगे तो इसमें चेक कर लिया जाए कितना आएगा ये। चलिए सॉरी यहाँ 12 आएगा, 12 आएगा। चलिए 12 का गुणा करा दीजिए तो डायरेक्टली हो जाएगा 12 × 6 = 72, 7 हासिल, 12 × 5 = 60, 7 × 67 मतलब 672 आ गया 24 पदों का योगफल। चलिए डायरेक्टली में जो है यहाँ पर देखिए मिस हो गया था, 22 लिख दिया गया था और वहाँ होना चाहिए 12।
चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया। अब अंतिम प्रश्न की ओर चलिए। अंतिम प्रश्न में क्या दिया है, इसमें 3 विकल्प दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सभी विकल्पों को हम लोग हल कर लेंगे, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। बस आप पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझें, देखिए आखिर ये कहता क्या है, कहना क्या चाहता है, और इसके बाद समझिए, निकाल लीजिए मान को। टीवी सेटों का निर्माता तीसरे, मतलब कोई टीवी निर्माता कंपनी है और वो करता क्या है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में यहाँ पर 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। पहले साल में बनाता है, सॉरी तीसरे साल में बनाता है 600 और 7वें साल में बनाता है 700। एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, सॉरी एक लाइन छूट गया, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात करिए प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या रहा। तीसरे वर्ष में तो बता दिया गया कि 600 बनाता है, 7वें में बता दिया गया यहाँ पर 700 बनाता है, तो यही आपका तीसरा पद है और ये अगला 7वां पद माना जाएगा। तो तीसरे पद के लिए A3 यूज करते हैं। A3 बराबर यहाँ पर दिया गया है 600 और A3 का सूत्र हो जाएगा A + 2D बराबर में 600। समीकरण इसको 1 मान लेंगे। चलिए दूसरा मान भी दिया गया है, इसे यही लिख देते हैं। A से सॉरी 7वां पद है, हाँ 7वें वर्ष में कहा है, तो A7 बराबर यहाँ हो जाएगा 700 और यहाँ लिखेंगे A + 6D बराबर में 700। तो हमारे पास 2 समीकरण मिल गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को जो है घटाया जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखें, समीकरण 2 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो समीकरण 1 दिया गया है उसे नीचे लिखेंगे। यहाँ 600 हो जाएगा। घटाते समय चिन्ह को बदल दिया जाता है, तो A और -A दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 6D में से 2D घटाएंगे 4D और बराबर यहाँ पर आएगा 100 और D बराबर निकालेंगे 100 बटे में 4 कट करके ये 25 आएगा, अर्थात D का मान आपको मिलेगा 25। चलिए D तो पता चल गया। A का मान कितना होगा, प्रथम पद, क्योंकि प्रथम वर्ष के लिए उत्पादन कहा है, तो प्रथम पद के लिए A का मान निकालना पड़ेगा। तो D का मान हम लोग समीकरण जो है 1 में रख देंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में आप रख दीजिए, तो A रहेगा ऐसे प्लस 2 गुणे D के जगह पर 25 और बराबर हो जाएगा सीधे 600। यहाँ पर हो जाएगा A + 25 दूनी 50 और बराबर में आएगा सीधे 600। यहाँ A बराबर हो जाएगा, A बराबर 600 - 50 और घटाने के बाद मिलेगा A बराबर 550। चलिए ये आपका एक उत्तर मिल गया, ये मतलब पहले के लिए सॉल्व किया गया। A और D मिल गया है। अब ये कह रहा है 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा, मतलब A10 की बात कहा है यहाँ पर, तो A10 आप यहाँ से निकाल लें। तो A10 निकालने के लिए आप चाहें तो सीधे डायरेक्टली सूत्र लगा दीजिए। A10 बराबर होता है A + 9D, A + 9D मान रखेंगे A का मान दिया गया है कितना, यहाँ पर आया है 550 + 9 × D का मान 25 आ गया है। हो जाएगा सीधे A10 बराबर 550 यहाँ पर और 25 × 225 9 225 हो जाएगा, मिलेगा सीधे A10 बराबर 775। इसका मतलब है कि जो आपका 10 वर्ष है, 10 साल में टीवी जो है कितना निकल करके आएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा सीधे 775 टीवी। चलिए इतना हो गया। और भी कोई पद है, हाँ चलिए तीसरा पद, तीसरे पद की ओर हम लोग चलते हैं। दिया है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब पहले साल में कितना हुआ, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना हुआ, सबका योगफल बताना है। अभी जो ये 10वें वर्ष में आया है ये केवल 10वें साल का है,
दूसरे साल में अलग होगा, तीसरे साल में अलग, जैसा कि यहाँ तीसरे साल में 600 टीबी बनी, 7वें साल में 700 टीबी बन गई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुल उत्पादन 7 वर्षों में कितना हुआ है, मतलब योगफल लगेगा। ऐसी स्थिति में ए, डी और एन हमको पता ही हो गया, एन का मान यहाँ 7 दिया ही है और ए और डी यहाँ प्रश्न में मिला है। तो सीधे सूत्र लगाइए, एस एन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। चलिए आएगा S7 बराबर मिलेगा 7/2, 2 गुणे ए का मान आया है 550 प्लस में n मतलब 7 में से घटा देंगे डायरेक्टली, 6 गुणे डी का मान आप रख दीजिए। डी का मान यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर आएगा 7/2, 55 दूना 110 मतलब ये 1100 आएगा और 25 का 6 में गुणा करा देंगे 150 आएगा। चलिए थोड़ा सा और करना है, यहीं पर कर लेते हैं। तो ये आपका S7 के बराबर चल रहा है। S7 बराबर 7/2 गुणे में दोनों जोड़ेंगे तो 1100 और 150 आएगा 1250। 1250 है, 2 से कट कर दीजिए, आएगा सीधे 625। यहाँ पर मिलेगा 7 गुणे 625। S7 = गुणा कराइए, 7 बचे 35, 3 हासिल हो गया, 7 दूनी 14, 3 17 हो गया, 1 7 6 42, 1 43 मतलब 4375 टीबी जो है इन 7 सालों के बीच में बना होगा। तो ये आपका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया होगा। यहीं पर अब इस पूरे चैप्टर का जो है जितना भी एग्जाम्पल था हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट करा लिया। पहले में 1 से 8 था, यहाँ पर 9 से 16 प्रश्न हैं और इसे आप एकदम ध्यानपूर्वक अब तैयार करेंगे क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है। जितना ही आप मेहनत कर पाइए उतना अच्छे तरीके से करते रहिए। और अब हम जो है एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।